आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो मतलब आमतौर पर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी है। हाँ, जिंदा बचने की जद्दोजहद। बिल्कुल। कहानी का नाम है द लास्ट गार्डियन एंड द अल्फा फेरल्स। हम्म, पर आज हमारा मकसद सिर्फ इसकी घटनाओं को दोहराना नहीं है। मैं इस विश्लेषण के जरिए यानी हम दोनों मिलकर इंसानियत, अकेलेपन और एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना फाउंड फैमिली हाँ, या चुने हुए परिवार का, जो खून का रिश्ता नहीं होता पर परिवार बन जाता है। सही कहा, उन्हीं गहरे विषयों की तह तक जाएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं और शुरुआत होती है उस भयानक महामारी से। मतलब सोचिए, दुनिया मिनटों में तबाह हो जाती है। एकदम अचानक से। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ उन संक्रमित लोगों की है जिन्हें इस कहानी में फेरल्स कहा गया है। हाँ, फेरल्स। देखिए, ये पॉप कल्चर वाले, वो धीमे चलने वाले बिना दिमाग के ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल नहीं है। ये ताकतवर है, बेहद तेज हैं, और सबसे खतरनाक बात, उनमें सोचने समझने की क्षमता है। हाँ, सोचने समझने और बदला लेने की क्षमता। ये एक नया और भयानक दृष्टिकोण है किसी भी पोस्ट अपोकैलिप्टिक कहानी के लिए। और इस भयानक दृष्टिकोण का आभास हमें शुरुआत में ही एक छोटी बच्ची के नजरिए से हो जाता है। छोटी बच्ची एबिगेल। वो कार के नीचे छुपने वाला दृश्य। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है वो। उसका एक आम सा दिन चल रहा था। उसकी माँ घबराई हुई है, अपने पायलट पति से फोन पर आखिरी बार बात कर रही है। और वो जज्बाती पल जहाँ पिता फोन के कैमरा पर एबिगेल को हिम्मत देने के लिए वो ब्रेसलेट दिखाता है, वो ब्रेसलेट जो खुद एबिगेल ने उसके लिए बनाया था। एक बाप और बेटी का आखिरी आपस का संवाद। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस आखिरी कॉल के तुरंत बाद तबाही शुरू होती है। एबिगेल अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देखती है। उसकी माँ पर हमला होता है और पलक झपकते ही वो माँ एक फेरल बन जाती है। बहुत ही दर्दनाक। और वो छोटी बच्ची कार के नीचे छुपी है। वो अपनी उसी संक्रमित माँ के हाथों अपने छोटे भाई को भी फेरल बनते हुए देखती है। उस बच्ची को अपना दर्द और चीख दबाकर बिल्कुल शांत रहना पड़ता है। डर तो छोड़ ही दीजिए, ये उस मासूमियत का पूरी तरह से टूट जाना था। वही तो। और तभी अचानक गोली चलती है और कैसियस की एंट्री होती है। अगर इसको बड़े नजरिए से देखें तो अचानक आई ऐसी तबाही इंसान की मानसिकता को पूरी तरह झकझोर कर रख देती है। एबिगेल ने एक ही पल में अपना सब कुछ खो दिया था, अपना पूरा परिवार। और इस सदमे के बीच कैसियस का आना एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक मोड़ है। कैसियस सिर्फ एक अनजान शख्स नहीं था जिसने आकर एक बच्ची की जान बचा ली। जब कैसियस ने एबिगेल के संक्रमित भाई को गोली मारी तो उसने दरअसल एबिगेल के पुराने जीवन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। एक नई शुरुआत की तरह। बिल्कुल, वो गोली एक नई और बेहद कठोर शुरुआत की आवाज थी। उस दिन से कैसियस उसका रक्षक बन गया, और यहीं से उस फाउंड फैमिली का बीज बोया जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये रिश्ता अगले 10 सालों में कितना मजबूत और कठोर हो जाता है, ये अगले हिस्से में साफ दिखता है। कहानी जब सीधे 10 साल आगे बढ़ती है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। चारों तरफ जंगल, सन्नाटा और तबाही है। और एबिगेल अब वो दरी भी बच्ची नहीं रही। सही कहा, कैसियस ने उसे कुशल योद्धा बना दिया है। पर इस योद्धा बनने के सफर की कीमत बहुत बड़ी थी। और ये हमें उस स्नाइपर टेस्ट वाले दृश्य में दिखता है। ओह, वो निशानेबाजी की परीक्षा। मेरे हिसाब से ये इस कहानी के सबसे बेहतरीन और गहरे हिस्सों में से एक है। दोनों जंगल में छुपे हैं और एक अकेला इंसान फेरल से जान बचाकर भाग रहा है। और कैसियस इस स्थिति को एबिगेल के लिए एक परीक्षा बना देता है। हाँ, वो चाहता था कि एबिगेल फेरल्स पर निशाना लगाए और उस अकेले भागते हुए इंसान की जान बचाए। पर एबिगेल से जो गलती होती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो खुद को साबित करने की इतनी जल्दी में होती है कि वो गलती से फेरल की जगह उस जिंदा इंसान को ही गोली मार देती है। सीधे मौत। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की आबादी वैसे ही खत्म होने की कगार पर है, वहां एक इंसान का इस तरह मारा जाना, और वो भी उसके हाथों, हैरान करने वाला पल था। पर उस गलती के बाद कैसियस की प्रतिक्रिया देखिए। वो दुनिया की बदली हुई सख्ती को दर्शाती है। कैसियस गुस्से में नीचे जाता है, बाकी बचे हुए जिंदा फेरल्स को मारता है, और फिर वो जो करता है वो इंसानियत के मायने पर सीधा सवार करता है। उस मरे हुए इंसान का सर काट देना। हाँ, ताकि वो इंसान कल को फेरल ना बन सके। ये एक सुरक्षा का कदम था, समझ आता है। पर उसके तुरंत बाद वो उस मरे हुए शख्स के जूते निकालकर खुद पहन लेता है, क्योंकि उसके अपने जूते फट चुके थे। जिंदा रहने के लिए आदर्शों की ऐसी बलि चढ़ाना,
जूते पहनना शांति के वक्त आम बात है, पर वहां ये दिखाता है कि सहानुभूति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और इसका बुरा नतीजा तब होता है जब कुछ और बचे हुए इंसान वहां गाड़ियों में आते हैं। डेविड और मेगन का ग्रुप। बिल्कुल। वो लोग कैसिल्स के पास अपने दोस्त के जूते देखते हैं। अब जाहिर है वो यही नतीजा निकालेंगे कि कैसियस एक लुटेरा है। एक तरफ गन तानी हुई है और दूसरी तरफ सफाई देने का कोई फायदा नहीं। ये तनाव दिखाता है कि ऐसी डिस्टोपिक दुनिया में सबसे महंगी चीज हथियार या खाना नहीं है, भरोसा है। सही पकड़ा, भरोसा। लोग एक दूसरे पर शक करने के लिए मजबूर हैं। पर इस तनाव को तोड़ने के लिए मेगन आगे आती है, जो कि गर्भवती है। मेगन का गर्भवती होना इस मृत दुनिया में आशा का बहुत बड़ा चिन्ह है। वो शांति लाने की कोशिश करती है, पर इन सब के बीच जो शोर होता है वो उस खतरे को न्योता दे देता है जिसका डर था। फेरल्स का हमला, और वो भी उस अल्फा फेरल के नेतृत्व में। क्या एक्शन सीक्वेंस था वो। गोलियां खत्म हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। अफरा तफरी में सिर्फ कैसियस, एबिगेल, मेगन और उसका मैकेनिक पति डेविड ही गाड़ी में भाग निकलते हैं। पर यहाँ उस अल्फा फेरल का व्यवहार ध्यान देने लायक है। वो गाड़ी का पीछा करता है बदले की आग में। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था, वायरस ने इनका दिमाग खत्म नहीं किया, बल्कि उनकी आदि मानव वाली प्रवृत्तियों को और ताकतवर बना दिया है। ये आम ज़ोंबीज बिल्कुल नहीं है। गाड़ी के अंदर भी स्थिति कुछ कम तनावपूर्ण नहीं थी। काशिश, जिसे अनजान लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, अब 2 नए लोगों के साथ बंद है। यहीं पर मेगन उस बोट टाउन या द कॉलोनी का जिक्र करती है। पानी के अंदर जहाजों को जोड़कर बनाई गई एक बस्ती, एक ऐसी जगह जहां डॉक्टर्स हैं और शांति है। एबिगेल तो खुश हो जाती है सुनकर, पर कैशिश डर जाता है। उसे लगता है जहां लोग होंगे वहां महामारी और खतरा और ज्यादा होगा। कैशियस अपने अकेलेपन को, उस आइसोलेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, अपनी सुरक्षा के लिए। पर यहाँ सफर आगे बढ़ता है। कार खराब होती है और वो पैदल चलते हुए उसी पुराने हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं जहां एबिगेल के पिता काम करते थे। और वहां गैराज में उन्हें सच में एक पुराना हवाई जहाज मिल जाता है। थोड़ा फिल्मी लगता है ना, 10 साल पुराना जहाज और उड़ने के लिए तैयार। हाँ, मतलब सुनकर एक पल के लिए हंसी आती है कि बिना रख रखाव के कैसे चल गया, पर दृश्य इतना रोमांचक है कि इस छोटी सी आजादी को नजरअंदाज किया जा सकता है। बिल्कुल, उस जहाज का आना एक प्रतीक था। एबिगेल का उस पायलट सीट पर बैठना, अपने पिता की बातों को याद करना। एक तरफ जमीन पर फेरल्स फेंस तोड़कर अंदर आ रहे हैं। एक फेरल तो कैशिश को जहाज से खींचने ही वाला होता है। हाँ, और दूसरी तरफ एक बच्ची बीते हुए कल की यादों के सहारे अपने इस नए परिवार को हवा में उड़ाकर बचा लेती है। कुछ देर की आराम की सांस, पर 10 साल पुराना इंजन आखिर में धोखा दे जाता है। जहाज क्रैश होता है और पेड़ों से टकराकर रुक जाता है। एक तरह से हवा की खुशी से वापस जमीन की सख्त सच्चाई पर इस रात एक बड़ा खुलासा होता है जब कैसियस अपनी सच्चाई मेगन को बताता है। हाँ, कि उसने अपनी खुद की संक्रमित पत्नी को गोली मारी थी और उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि वो किसी के लिए नहीं लड़ेगा। यही उसकी कठोरता की असली वजह थी। वो फिर से किसी को खोने का दर्द नहीं झेलना चाहता था। पर अगले दिन कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जो सब हिला देती है। उन्हें सफर में एक साफ सुथरा फार्म हाउस मिलता है। फार्म हाउस, और वो भी बिजली के साथ। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह आती है कि ऐसी दुनिया में बिजली और हरा भरा फार्म किसी चमत्कार जैसा था। एक शख्स उन्हें अंदर बुलाता है, जिसे बाद में मैड साइंटिस्ट या पागल वैज्ञानिक कहा गया। वो उन्हें गरम खाना परोसता है। ऐसी कहानियों में अनजान शख्स अगर गरम खाना दे तो समझ लीजिए खतरा आने वाला है। बिल्कुल, और खतरा खाने में मिलाई बेहोशी की दवा तो था ही, पर उससे बड़ा खतरा उसके विचारों में था। उसके इरादे भयानक थे। उसका नजरिया देखिए, वो मानता था कि ये वायरस बीमारी नहीं, मानव विकास का अगला चरण है, ह्यूमन इवोल्यूशन। उसकी थ्योरी थी कि कमजोर मरने चाहिए और ताकतवर यानी फेरल्स उन्हें राज करना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे भयानक रूप। ये सोच दरअसल इतिहास के उन खतरनाक सिद्धांतों की याद दिलाती है जहां इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। जब फैसला एक शख्स करने लगे कि किसे जीना चाहिए और किसे नहीं, तब तबाही तय है। और उसने एक डिवाइस भी बनाया था फेरल्स को कंट्रोल करने के लिए। सोचकर ही डर लगता है। उसने अपनी संक्रमित पत्नी को उस डिवाइस से बांध रखा था और उन बेहोश लोगों पर छोड़ने वाला था। यहाँ पर डेविड का किरदार एक बड़ा मोड़ लेता है। डेविड जो मैकेनिक था और थोड़ा शांत था, अचानक वो पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ता है और पता चलता है कि उसकी ताकत वायरस की वजह से आई थी।
वो धीरे धीरे संक्रमित हो रहा था। डेविड का ये बदलाव और उसका आगे का बलिदान उस वैज्ञानिक की सोच पर करारा तमाचा है। कैसे? देखिए, वैज्ञानिक कहता था कि वायरस विकास है और आम इंसान कमजोर, पर डेविड ने उसी वायरस की ताकत से उस वैज्ञानिक की ज़ॉम्बी पत्नी से लड़ाई की और आम इंसानों को बचाया। ताकत भले बीमारी से आई हो, पर उसको दिशा इंसानियत और प्यार ने दी। सही कहा। और जब वो लोग वैज्ञानिक की ट्रक लेकर भागते हैं और रास्ता बंद मिलता है, तब डेविड एक आखिरी कदम उठाता है। वो मेगन से अलविदा कहता है और अकेले ही उन फेरल्स की भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है ताकि बाकी लोग कॉलोनी तक पहुंच सकें। एक पिता का अपने आने वाले बच्चे की बेहतर कल के लिए खुद को मौत के हवाले कर देना, यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। उसकी कुर्बानी की वजह से ही कैसियस, एबिगेल और मेगन नदी के किनारे उस कॉलोनी तक पहुंच पाते हैं। जैसा हमने बात की थी, फेरल्स पानी के अंदर नहीं आ सकते थे, इसीलिए कॉलोनी पानी के ऊपर महफूज थी। एबिगेल तो 10 साल बाद दूसरे इंसानों के बीच आकर खुशी से झूम उठती है, पर गम का साया फिर छा जाता है। मेगन कॉलोनी में एक बच्ची को जन्म देती है, पर खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एक जिंदगी का आना और एक का जाना। पर रोने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि हम कहानी के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में आ जाते हैं। वो वैज्ञानिक उस डिवाइस और अल्फा फेरल को लेकर कॉलोनी के ठीक बाहर पहुंच जाता है। और अल्फा फेरल, जिसे पानी से डर लगता था, अब साइंटिस्ट के कंट्रोल में आकर सीधे पानी में कूद जाता है। और जैसे ही उस झुंड का नेता पानी में कूदता है, बाकी फेरल्स का डर भी खत्म हो जाता है। वो सब पानी से होते हुए कॉलोनी में घुस आते हैं। जो बस्ती इतने सालों से सुरक्षित थी, पल भर में तबाह होने लगती है। वहीं अफरा तफरी में कैसियस का सामना उस वैज्ञानिक से होता है। कैसियस जानता था सारी जड़ वो डिवाइस है। वो डिवाइस छीनकर दीवार पे मार के तोड़ देता है। पर तब तक नुकसान हो चुका था, और इधर मेगन मरने से ठीक पहले कैसियस से एक वादा लेती है कि जिस तरह उसने बिना खून के रिश्ते के एबिगेल को पाला, वैसे ही अब वो इस नई बच्ची को भी पाले। कैसियस, जो हमेशा अकेले जीने की बात करता था, अब 2 बच्चियों का पिता बनने जा रहा था। पर बाहर निकलते वक्त एबिगेल पीछे छूट जाती है, और तब आता है कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल मोड, सबसे बड़ा ट्विस्ट। एबिगेल के सामने खुद वो खतरनाक अल्फा फेरल खड़ा होता है। वो हमला करने ही वाला होता है कि एबिगेल की नज़र उसके हाथ में बंधी एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो ही ब्रेसलेट। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हाँ, वो अल्फा फेरल कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। एक बच्ची जो 10 सालों से उम्मीद लगाई थी कि पिता वापस आएगा, आज वो ही पिता एक जानवर बनकर उसके सामने खड़ा था। वो पल, एबिगेल का पूरी तरह थिटक जाना, समझ नहीं आता क्या करे। पर तभी कैसियस वहां उसे बचाने आता है और अल्फा फेरल कैसियस पर झपट्टा मारता है। उस एक पल में एबिगेल को एक सच्चाई का एहसास होता है। उस एहसास में इस कहानी का सार है। एबिगेल को समझ आता है कि उसका असली पिता 10 साल पहले ही मर चुका था। आज जो सामने है वो सिर्फ एक पिशाच है, और जो शख्स जमीन पर उसकी खातिर लड़ रहा है वही उसका असली पिता है। असली परिवार की परिभाषा बदल जाती है। परिवार वो है जो अकेलेपन में आपके साथ खड़ा हो। और इसी सोच के साथ एबिगेल बंदूक उठाती है और अपने संक्रमित पिता को गोली मार देती है। कैसियस की जान बच जाती है। जल्दी से वो सब उस खुफिया सुरंग से निकलते हैं, और उनके निकलते ही पूरी कॉलोनी को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। सारे फेरल्स राख बन जाते हैं। तबाही, पर एक नई शुरुआत के साथ। जब वो नदी की दूसरी तरफ एक नए द्वीप पर पहुंचते हैं, तो कैसियस का पूरा नजरिया बदल चुका होता है। जो इंसान किसी मरे हुए के जूते पहनने से पहले सोचता नहीं था, जिसे लोगों से डर लगता था, अब समझ चुका था कि इंसान ही इंसान की ताकत है। अकेले जिंदा रहने का कोई मायना नहीं। उसने एबिगेल और उस नई बच्ची के साथ एक नई दुनिया बसाने का फैसला किया। चाहे डर कितना भी बड़ा हो, चुना हुआ परिवार और भरोसा ही इंसानियत को बचाता है। और इसी के साथ हमारी आज की चर्चा खत्म होती है। अंत में सुनने वालों के लिए एक लंबा असर छोड़ने वाली बात सोचना दिलचस्प हो जाता है। जब पुरानी दुनिया पूरी तरह मिट चुकी हो, तो क्या सच में हमारी शारीरिक ताकत हमें जिंदा रखती है, या फिर उम्मीद और दूसरों के साथ जुड़कर नया समाज बनाने की हमारी जिद हमें बचाती है? क्या बिना इंसानियत के सिर्फ जिंदा रहना काफी है, या किसी और के लिए जीना ही हमारी असली शक्ति है? उस नए द्वीप की तरफ देखते हुए किसी के भी मन में यही ख्याल आएगा कि नई शुरुआत कभी अकेले नहीं होती।